हेलो सेकेंडरी के विद्यार्थियों, आप लोगों को मैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करा रही थी। और इसी क्रम में आज जिस बैक्टीरिया का हम अध्ययन करने वाले हैं वो है बेसिलाई डिप्थीरिया या कॉर्नी बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया डिप्थीरिया नामक बीमारी को फैलाते हैं, जिसका बचपन में ही आपको डीपीटी नाम का एक टीका लगा हुआ है। कॉर्नी बैक्टीरियम जो है ये ग्राही और अचल प्रकृति के जीवाणु होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल, जो कि स्टेन के समय जब आप इसको स्टेन करते हैं तो ये कणीय और खंड युक्त दिखाई देते हैं। इस श्लाघा रूपी जीवाणु की कोशिकाओं के जो सिरे हैं वो मुग्धाकार होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि इनके जो सिरे हैं वो मुग्धाकार होते हैं और इसीलिए इनका नामकरण कॉर्नी बैक्टीरियम रखा गया है। प्लियोमार्फिक होते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की आकृति में परिवर्तित हो सकते हैं। और इस रोग को डिप्थीराइड कहा जाता है क्योंकि इसमें जो झिल्ली है वो चमड़े के समान मोटी हो जाती है, लेदरी हो जाती है। अगर हम इसकी आकार देखें तो ये जीवाणु बेलनाकार श्लाघा के समान होते हैं और लगभग 3.6 माइक्रोन के आसपास होते हैं, इनका माप होता है। नॉन मोटाइल है, ए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है जिसमें जीवाणु बनाने की क्षमता नहीं पाई जाती है। जीवाणु कोशिकाओं में सेप्टा और कभी कभी शाखाएं यानी कि ब्रांचेस भी विकसित हो जाती है। ये सेल्स ग्राम पॉजिटिव प्रकार के होते हैं और कोशिकाओं के समूह वी या एल की आकृति के रूप में एकत्रित होकर पाए जाते हैं। अब देखिए, इसको अध्ययन करने के लिए हमें इसका कल्चर बनाना पड़ेगा। तो कल्चर बनाने के लिए क्या कैरेक्टर्स हमारे सामने होने चाहिए, क्योंकि आप जब तक उसकी कॉलोनी को डेवलप नहीं करोगे तब तक आप बैक्टीरिया का अध्ययन नहीं कर सकते हो। तो अध्ययन करने हेतु आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी डेवलप करनी पड़ती है और उसके लिए आदर्श तापक्रम है 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री टेम्परेचर बेस्ट होता है जिस पे ये अपना ग्रो कर सकते हैं। पीएच 7.2 होती है और वायवीय तथा विकल्पी अवायवीय प्रकृति के जीवाणु हैं, यानी कि एरोबिक, और विकल्पी यानी फैकल्टेटिव एबायोटिक प्रकार के जीवाणु हैं। मतलब ऑक्सीजन कुछ समय के लिए नहीं भी मिलेगी तो ये जीवित रह सकते हैं। इनका जो संवर्धन है वो लुइफर के सीरम तथा टेलुराइड रक्त एगार पे किया जाता है। डिप्थीरिया की जो बैक्टीरिया है वो श्वास नली में वृद्धि करते हैं और वहाँ पर वृद्धि करके इस तरीके से घाव बनाते हैं कि वो श्वास नली पूर्ण तरह अवरुद्ध हो जाती है और ये अवस्थाएं एक स्थान पे दूसरे स्थान पर बहुत तेजी से फैलती हैं। कॉर्नी बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है वो अत्यधिक आविश उत्पन्न करते हैं। ये जो बेसिलस हैं बहुत तीव्र आविश उत्पन्न करते हैं और ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। इन्हें एक्जोटॉक्सिन्स कहा जाता है। ये बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किए जाने पर प्रारंभ में निष्क्रिय होते हैं, लेकिन जब आप इसे कल्चर मीडियम पर डालेंगे तो कल्चर मीडियम में जो सेल्स के द्वारा प्रोटीएज एंजाइम सीक्रेट होता है, उन सेल्स के प्रोटीन एंजाइम से ये एक्टिवेट हो जाते हैं और इनमें टॉक्सिन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। टॉक्सिन बनाने की क्रिया आयरन की सांद्रता पे भी निर्भर करती है। अगर आयरन की सांद्रता पूर्णता है तो टॉक्सिन तेजी से स्रावित होने लगता है। रेजिस्टेंस कोर्स ये बेसिलाई का जो कल्चर है 2-3 सप्ताह तक आप 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है और 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट तक रखने पर ये नष्ट किए जा सकते हैं।
प्रकाश, आर्द्रता और अल्पताप का इन पर कम प्रभाव होता है। पैथोजेनिसिटी, इस रोग के जो जीवाणु हैं वो देह में प्रवेश करने के पश्चात 3 से 4 दिनों के भीतर ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और कभी कभी तो ये दिन सिर्फ 1 दिन का ही होता है जिसमें हमें संक्रमण स्पष्ट नजर आने लगता है। और संक्रमण जो है वो देह के लैरिंक्स, नाक, आँख, कान और त्वचा भागों में होता है। मुख और नाक के पास ये अधिक फैलता है। ग्रीवा और देह के अन्य भागों में घाव उत्पन्न करके परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे बुरी काम होता है वो ये है कि ये श्वास नल यानी कि अपने ट्रेकिया को अवरुद्ध कर देता है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होने लगती है। हृदय और अन्य भागों को जो रक्त पहुंचाने के रास्ते हैं उनमें अवरोध उत्पन्न करता है। रोग के जीवाणु संक्रमण केंद्रों पर वृद्धि करके टॉक्सिन्स उत्पन्न करते हैं जो कि ऊतकों को नष्ट करते हैं। नष्ट हुई एपिथेलियल मेम्ब्रेन रक्त ग्रेन्यूल्स झिल्लियों के रूप में उपस्थित होकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन को नष्ट करके ये गाढ़ा तंतुमय तरल बनाते हैं जो कि मृत कोशिकाओं, रक्त कणिकाओं व फाइब्रिन से बना होता है। फाइब्रिन आपको पता है रक्त में उपस्थित फाइब्रोनोजन को यदि आप रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित कर दें तो वो फाइब्रिन कहलाता है। ये लैरिंक्स के ऊपर मोटी झिल्ली के रूप में फैल जाता है और सूडो मेम्ब्रेन बना देता है और जब इस सूडो मेम्ब्रेन को हटाया जाता है तो रक्तस्राव होता है। इसके बनने और दम घुटने के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। रोग के दौरान हल्का बुखार, खांसी, घुटन, निगलने में कठिनाई और गले में सूजन होती है। 3-4 सप्ताह बाद ये झिल्ली खुद हटने लगती है और रोगी स्वस्थ हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही कम व्यक्तियों में देखने को मिला है, वरना डीपीटी का जिनमें टीका नहीं लगा होता है उसमें इन प्रक्रियाओं के पश्चात रोगी का बचना लगभग असंभव सा होता है। बच्चों में ये रोग अधिक होता है जिसे आप टीका लगाकर कंट्रोल करते हैं। इसका डायग्नोसिस ये है कि जैसे ही आपको पता लग जाए कि सामान्य लक्षण जैसे दिखने लगे कि आपको हल्का बुखार है, खांसी है और किसी भी भोज्य पदार्थ को निगलने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और लक्षण जैसे ही स्पष्ट नज़र आते हैं और इसका कॉलोनी के द्वारा, बैक्टीरियल कॉलोनी के द्वारा जैसे ही बैक्टीरिया का इन्फेक्शन पता चलता है तो डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक्स बिना समय नष्ट किए हुए देते हैं और उससे जल्दी ही इस डिप्थीरिया बैक्टीरिया से आराम मिल जाता है। इसमें सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जो बच्चे हैं, जो 2 से लेकर 10 साल तक के बच्चे होते हैं, उनमें डीपीटी का टीका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जहाँ जहाँ साथ साथ रहते हैं तो तुरंत साथ रहने से ये संक्रमण बहुत जल्दी फैलता है, जैसे कि बच्चों के खिलौने से, पेंसिल से, खाने के पदार्थ से। तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये बहुत तेज़ी से संक्रमण फैलता है। तो इसलिए हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में डीपीटी को सबसे ऊपर ही प्रारंभिक उस पर रखा गया है और पहला टीका जो है वो 1 से 3 माह के बच्चों को ही लगा दिया जाता है। यद्यपि अब इस रोग का नियंत्रण हो चुका है। डीपीटी का टीका प्राप्त करने के लिए इसका जो टॉक्सिन है वो घोड़े की देह में प्रवेश कराते हैं और जैसे ही वो टॉक्सिन बॉडी घोड़े की देह में प्रवेश करता है, घोड़े की देह से एंटीटॉक्सिन बनने लगता है और उस एंटीटॉक्सिन को सीरम से प्राप्त कर लिया जाता है। इस सीरम के द्वारा जो एंटीटॉक्सिन बना है उसके द्वारा डिप्थीरिया का इलाज होता है। बच्चों, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप अन्य और वीडियो देखने के लिए और समझने के लिए चैनल को लगातार आप
सब्सक्राइब करते रहिए।